Okay, today's lecture is about uh, signals and variables used in VHDL language और किस तरीके से हम इनको असाइन करते हैं सिग्नल्स और वेरिएबल्स को जब हम कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हैं VHDL मॉड्यूल, ठीक है। और आखिर में जो है वो हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो डिज़ाइन करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे और फिर उसका आउटपुट जो है वो हम देखेंगे Xilinx सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। तो प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम को फिर हम उसको रन करके देखेंगे और उसमें जो सिग्नल्स और वेरिएबल्स किस तरीके से यूज़ होते हैं उनको हम आज स्टडी करेंगे और उन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको आज हम देखेंगे, ठीक है। सिग्नल्स एंड वेरिएबल्स। VHDL provides two objects for dealing with non-static data values that are signal and the variable. Non-static से क्या मुराद है, जो static से मुराद है कि चेंज ना हो, जैसे कि आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हो गई जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। नॉन स्टैटिक मीन्स कि उसको आप बार बार चेंज कर सकते हैं। तो सिग्नल हो गया या वेरिएबल्स जो हो गए वो आपकी वेरी होते रहते हैं, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे जो नॉन स्टैटिक डेटा को जो डील करता है VHDL, उसमें आपके दो नॉन स्टैटिक डेटा वेरिएबल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, एक सिग्नल होता है, दूसरा वेरिएबल। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मीन्स फॉर एस्टेब्लिशिंग डिफ़ॉल्ट स्टैटिक वैल्यूज़ कांस्टेंट एंड जेनेरिक। ये एक आपको एक पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें आप कांस्टेंट स्टैटिक वैल्यूज सेट कर सकते हैं, जिसमें कांस्टेंट हो गई या फिर जेनेरिक हो गई। कांस्टेंट क्या होती है, ग्लोबल वैल्यूज़ होती है जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। आपने एक वैल्यू दे दी तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम वो आपकी क्या होगी, एक सेमी रहेगी, उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जेनेरिक भी आपकी यही होती है। जेनेरिक मीन्स कि एक मॉडल होता है जिसको आप पूरे प्रोग्राम में या पूरी ही सॉफ्टवेयर में क्या करते हो, फॉलो करते हो, वो एक ही होता है, ठीक है। अ सिग्नल कैन बी डिक्लेयर इन अ पैकेज। हम सिग्नल को जो है वो लाइब्रेरी पैकेज में जो है वो असाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। सिग्नल को हम एंटिटी में भी कर सकते हैं, आर्किटेक्चर में। अब प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि सिग्नल जो है वो हम मेनली एंटिटी में नहीं डिक्लेयर करते, हम उसको आर्किटेक्चर में जो है वो करते हैं। एंटिटी में सिर्फ हमारे इनपुट्स होते हैं और आउटपुट्स होते हैं, उनको हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जिसको सिग्नल को जो हम डिक्लेयर करते हैं वो करते हैं हम आर्किटेक्चर में, या फिर उसको हम उसका अगर पैकेज है तो उसको पैकेज में ही हम असाइन करेंगे, ठीक है। While a variable can only be declared inside a piece of sequential code in a process or for example, ठीक है। अब वेरिएबल जो है हमने कहा कि सिग्नल को हम आर्किटेक्चर में ही जो है वो करते हैं, लेकिन जो वेरिएबल होता है उसको हम सीक्वेंशियल में ही करते हैं। सीक्वेंशियल के अलावा हम और कहीं जगह इसको जो है वो डिक्लेयर नहीं करते। अब वो वेरिएबल मीन्स के उस अगर प्रोसेस में हम कर रहे हैं तो मीन्स कि वो उस प्रोसेस का ही वेरिएबल होगा, हम उसको पूरे प्रोग्राम में कॉल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आर्किटेक्चर में हमने दे दिया तो वो पूरी आर्किटेक्चर में भले कितने भी प्रोसेस स्टेटमेंट्स हो उसको वो फॉलो करेगा, ठीक है। प्रोसेस स्टेटमेंट्स आर्किटेक्चर में एक से ज़्यादा आ सकती हैं, लेकिन प्रोसेस जो होगा वो एक ही होगा। उस प्रोसेस का वो पर्टिकुलर वेरिएबल होगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने उसका किया था डी फ्लिप फ्लॉप का, तो उसमें एक प्रोसेस था जिसमें क्लॉक और रीसेट यूज़ हो रहा था। तो क्लॉक और रीसेट को हम वहीं पे कॉल कर रहे थे, हम किसी बाहर नहीं लेके जाएंगे, तो वही कॉल करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रोसेस या क्लॉक अपना जो है वो एंटिटी या आर्किटेक्चर में दे दिया तो वो क्या होगा, आपका ग्लोबल होगा, वो लोकल नहीं होगा। Therefore, while the value of a former can be global, the latter is always local. तो हम सिग्नल का क्या कह रहे थे कि ग्लोबल है जो कि आपका पूरा प्रोग्राम उसको फॉलो करेगा, लेकिन वेरिएबल आपका लोकल है। मीन्स कि एक प्रोसेस जो होगा वो उसी प्रोसेस में ही वो फ्लो होगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। वो दूसरा प्रोसेस अगर आप यूज़ करेंगे तो वही वेरिएबल वो दूसरा प्रोसेस जो है स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा, उसका अलग से वेरिएबल होगा। लेकिन अगर आपने आर्किटेक्चर में एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया तो जो भी इसमें प्रोसेस स्टेटमेंट्स होंगी वो सभी जो है वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करेंगी, फॉलो करेंगे। तो सिग्नल जो है वो आर्किटेक्चर में डिक्लेयर होता है, वो ग्लोबल होता है, और वेरिएबल जो है वो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स या प्रोसेस स्टेटमेंट में आपका पर्टिकुलर वेरिएबल यूज़ होता है, इसलिए वो लोकल होता है, उस प्रोसेस के लिए ही यूज़ किया जाता है। आगे आप फिर बार बार अगर आपको लेट से उस
वेरिएबल को जो है वो चेंज करना है तो आपको बार बार स्टेटमेंट वहीं पे देनी होगी, आप उसको बार बार जो है वो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा लोकली। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन नेवर बी पास्ड आउट ऑफ द प्रोसेस डायरेक्टली, उसको हम प्रोसेस से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर इफ़ नेसेसरी देन इट मस्ट बी असाइन टू अ सिग्नल, अगर आपको उस प्रोसेस से बाहर निकालना है तो उसको आपको फिर ग्लोबल करना पड़ेगा, आपको इन टर्म्स ऑफ सिग्नल जो है वो वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। On the other hand, the update of a variable is immediate, that is we can promptly count on its new value in the next line of code। अगर हमें जो है वो वेरिएबल को जो है वो अपडेट करना है इमीडिएटली तो हम नेक्स्ट लाइन में उसको फिर क्या करेंगे, वहीं पे उसको अपडेट करेंगे इन अ प्रोसेस स्टेटमेंट, नॉट फॉर सिग्नल स्टेटमेंट। ठीक है। constant and signal can be global, that is seen by the whole code। जो कांस्टेंट होता है या सिग्नल होता है, सब दोनों को जो है हम आर्किटेक्चर में ही असाइन करते हैं, इसलिए ये ग्लोबल होता है और ये पूरे ही कोड के लिए क्या होता है, आपकी सिमिलर होता है। ठीक है। एंड कैन बी यूज इन आइदर टाइप ऑफ कोड, कंकरेंट और सिक्वेंशियल। फिर उसके बाद आप प्रोसेस स्टेटमेंट बनाओ, आप एक बनाओ, दो बनाओ, कंडीशनल कोड बनाओ, कोई भी आप उसमें आगे स्टेटमेंट बनाओगे, सिक्वेंशियल हो या कम्बिनेशनल हो, उसमें आपका ग्लोबली यूज़ होता है, पर वो कांस्टेंट हो या सिग्नल हो। अब वेरिएबल ऑन द अदर हैंड इज़ लोकल। वही मैंने आपको बताया कि प्रोसेस में ही आप करोगे इसको, अगर आप उसको और दूसरे प्रोसेस में भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप फिर उसको वेरिएबल नहीं, आपको उसको एज अ सिग्नल साइन करना पड़ेगा। फॉर इट कैन ऑल बी यूज इन साइड पीस ऑफ सिक्वेंशियल कोड, दैट इज अ प्रोसेस, फंक्शन और एनी प्रोसीजर। इट्स वैल्यू कैन नेवर बी पास आउट डायरेक्टली, इसकी वैल्यू कभी भी पास डायरेक्ट नहीं होती। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको उसको फिर उसी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कांस्टेंट का जो है वो सिंटैक्स क्या है, पहले आपको लिखना पड़ेगा कांस्टेंट। ठीक है। जैसे आप सिग्नल को, जैसे सिग्नल का सिंटैक्स दे रहे थे, तो सिग्नल पहले इसका सिग्नल आप लिखते हो, फिर उसका नेम लिखते हो, फिर उसी की ही टाइप होती है। उसी तरीके से कांस्टेंट का सिंटैक्स भी इसी तरीके से होगा, पहले हम कांस्टेंट देंगे, फिर उस कांस्टेंट का नाम क्या है, उसकी टाइप क्या है, एंड देन उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। सिग्नल में हम वैल्यूज असाइन नहीं कर रहे थे, 0 है, 1 है, 2 है, लेकिन यहाँ पे करेंगे। लेकिन सिग्नल भी अगर आपका वेक्टर में होगा तो फिर आपको उसकी वैल्यूज़ जो है वो असाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है। देन सेमीकोलन। अब एग्जाम्पल है नीचे, लेट्स सपोज यहाँ पे पहले आप लिखोगे कांस्टेंट है। अगर सिग्नल होता तो यहाँ पे आप क्या लिखते, सिग्नल, एंड देन कांस्टेंट का नाम क्या है, सेट बिट का नाम हमने दिया है, देन कॉलन, उसके बाद इसकी टाइप क्या है, बिट है, मीन्स क्या है, 0 और 1, और यहाँ पे उसकी हमने बिट वैल्यू दी है जो कि क्या है, 1 है। यहाँ पे 0 भी हो सकती है बिट आपकी, आइदर 0 भी हो सकती है, आइदर 1 भी हो सकती है। फिर दूसरा, जैसे लेट्स सपोज दूसरी एग्जांपल है, पहले हमने कांस्टेंट दिया, कांस्टेंट देन डेटा मेमोरी। अब कांस्टेंट मीन्स कि 1, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ये बार बार चेंज नहीं होगी। ये इसको हमने 1 असाइन किया तो आर्किटेक्चर में अगर हमने इसको 1 असाइन किया है तो ये थ्रू आउट कितने भी प्रोसेस स्टेटमेंट्स होंगी उसको ये 1 ही कंसीडर करेगा, ये बार बार 0 1 0 1 नहीं होगा, ये 1 ही होगा। अगर आपने 0 असाइन की है वैल्यू तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपका जो है वो ग्लोबल होगी वैल्यू, उसकी वैल्यू 0 ही होगी। फिर यहाँ पे कांस्टेंट, उसका जो है वो हमने नाम लिखा है, फिर देन बिट यहाँ पे था, यहाँ पे हमने मेमोरी दी है। मेमोरी मीन्स के इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी विच कंटेन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है वो 4/3 अपने 3/4 जो है वो एक द मैट्रिक्स लिया है, मीन्स के हैविंग 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ठीक है। तो डिपेंड ऑन कांस्टेंट टाइप एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट टाइप। ठीक है। देन इसके बाद कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट का हमने सिंटैक्स दे दिया। अब क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट कैन बी डिक्लेयर इन अ पैकेज एंटिटी आर्किटेक्चर। जैसे सिग्नल को हमने कहा ग्लोबल है, कांस्टेंट भी आपकी ग्लोबल है, उसको हम आइदर पैकेज लाइब्रेरी में हम उसको जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर उसको हम एंटिटी में या फिर आर्किटेक्चर में ही डिक्लेयर कर सकते हैं। व्हेन डिक्लेयर्ड इन अ पैकेज, अगर हम कांस्टेंट को पैकेज में डिक्लेयर करें इट इज़ ट्रूली ग्लोबल। अब वो पूरी हमने उसको पैकेज में कर दिया, दैट मीन्स कि जो भी हम कोड लेंगे वो इसके लिए क्या होगी, ग्लोबल ही वैल्यूज़ होंगी। मीन्स के जो भी प्रोसेस स्टेटमेंट्स होंगी तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को, उस पैकेज को फॉलो करेगा। ठीक है।
अगर उसमें पैकेज में वैल्यू होगी तो दैट मीन्स कि आपका प्रोग्राम रन करेगा, रन नहीं करेगा। ट्रूली ग्लोबल फॉर द पैकेज कैन बी यूज बाय सेवरल एंटिटीज़। अब एक पैकेज में आप एक से ज़्यादा एंटिटीज़ जो है वो एंटिटीज़ या आर्किटेक्चर्स ले सकते हो। अब आप कोई भी एंटिटी लो, कोई भी आर्किटेक्चर, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ आर्किटेक्चर्स यूज़ करो, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हर आर्किटेक्चर उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा, बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल वैल्यू व्हेन वी डिक्लेयर अ कांस्टेंट वैल्यू इन अ पैकेज। व्हेन डिक्लेयर एन एंटिटी, अगर हम उसको एंटिटी आफ्टर पोर्ट जो है ना, पोर्ट की डिक्लेरेशन के बाद अगर हम उसको क्योंकि कांस्टेंट और सिग्नल को हम पोर्ट में नहीं देंगे, पोर्ट में जो एंटिटी में जो पोर्ट होगी, पोर्ट टाइप, पोर्ट मोड या पोर्ट नंबर ऑफ कितनी हम ले रहे हैं, तो वो आपके इनपुट्स एंड आउटपुट्स होते हैं। कांस्टेंट, सिग्नल, वेरिएबल जो भी हो उसको आपको अलग से डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। व्हेन डिक्लेयर एन एंटिटी आफ्टर द पोर्ट इट इज़ ग्लोबल टू ऑल आर्किटेक्चर्स। अब एक एंटिटी के बहुत सारे आर्किटेक्चर्स भी हो सकते हैं, तो अगर हम उसको एंटिटी में डिक्लेयर करें कांस्टेंट वैल्यू को, तो वो सारे आर्किटेक्चर के लिए क्या होगी, ग्लोबल होगी, लेकिन पूरे कोड के लिए वो क्या होगी, लोकल। फाइनली व्हेन डिक्लेयरिंग द आर्किटेक्चर, अगर हम पोर्ट में नहीं कर रहे हैं, एंटिटी में नहीं कर रहे हैं, सॉरी, हम उसको आर्किटेक्चर में कर रहे हैं इन इट्स डिक्लेरेटिव पार्ट्स। आर्किटेक्चर में हम सिग्नल को किस तरीके से करते हैं डिक्लेयर, जब हम आर्किटेक्चर स्टार्ट करते हैं, बिगिन से पहले हम उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। उसी तरीके से कॉन्स्टेंट को भी वहाँ पे डिक्लेयर ग्लोबली ओनली टू आर्किटेक्चर कोड। अगर हम आर्किटेक्चर में डिक्लेयर कर रहे हैं कॉन्स्टेंट को, तो वो उस आर्किटेक्चर के लिए क्या होगा, ग्लोबल होगा। बाकी एंटिटी या अगर हम कोई और आर्किटेक्चर यूज़ करना चाहेंगे तो वो इसके लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो डिफरेंट में हम कर सकते हैं, पैकेज में, एंटिटी या फिर आर्किटेक्चर में। अगर पैकेज में हम वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे तो दैट मीन्स ग्लोबल फॉर ऑल द कोड। अगर हम एंटिटी में करेंगे आफ्टर द पोर्ट डिक्लेरेशन, उसके बाद अगर हम उसको कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करेंगे ना एंटिटी, तो दैट मीन्स कि अगर हम 5-6 कितने भी आर्किटेक्चर हम उस एंटिटी के बना रहे हैं, तो वो हर आर्किटेक्चर के लिए क्या होगा, ग्लोबल होगा। और अगर हम सिर्फ एक आर्किटेक्चर में ही अगर कांस्टेंट को असाइन करें, डिक्लेयर करें, तो वो सिर्फ जो है वो उस आर्किटेक्चर के लिए ग्लोबल होगा, अदरवाइज पूरे प्रोग्राम के लिए क्या होगी, एक लोकल वैल्यू होगी। द मोस्ट कॉमन प्लेसेस टू फाइंड अ कांस्टेंट डिक्लेरेशन आर्किटेक्चर एंड अ पैकेज। जो मोस्टली हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं वो हम आर्किटेक्चर में करते हैं या फिर पैकेज में करते हैं। जिस तरीके से हम सिग्नल की बात कर रहे थे कि सिग्नल को भी हम जो है वो आर्किटेक्चर में या पैकेज में ही डिक्लेयर करते हैं, एंटिटी में हम उसको डिक्लेयर नहीं करते मोस्टली। देन व्हाट इज अ जेनेरिक value? As the name suggests, generic is a way of specifying a generic parameter. Generic मैंने आपको पहले कहा था, generic means कि आप एक चीज़ बनाते हो, बाकी सारी चीज़ें उसको फॉलो कर रही होती हैं। जैसे हम माइक्रो प्रोसेसर स्टडी करते हैं तो हम बेसिक माइक्रो प्रोसेसर स्टडी करते हैं, जैसे हम 6800 को स्टडी कर रहे होते हैं, तो बाकी सारे माइक्रो कंट्रोलर उसी से मिलते जुलते हैं। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मे बी नंबर ऑफ़ इनपुट्स किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, नंबर ऑफ़ आउटपुट्स, नंबर ऑफ़ मेमोरी कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ पैराफेरल्स, नंबर ऑफ लॉजिक यूनिट, नंबर ऑफ क्या कह सकते हैं मेमोरी कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग हो सकती हैं, लेकिन उसकी जो जेनरिक या उसका जो फंक्शन होगा इट इज़ द सेम, ठीक है। तो जेनरिक से ये होता है, द पर्पज़ इज़ टू कन्फर द कोड मोर फ्लेक्सिबल एंड यूजेबिलिटी। मीन्स कि उसका पर्पज़ क्या होता है कि हम उसको बार बार जो है वो रीयूज़ कर सकें, एक कोड में नहीं दूसरे कोड में भी हम उसको रीयूज़ कर सकें, कि हमारे पास एक क्या कहते हैं, एक नेचुरल चीज़ है, या नेचुरल हम उसको किस तरीके कह सकते हैं कि एक चीज़ हमने बना ली, फिर जैसे एक नया सिस्टम है, सिस्टम ऑन अ चिप, एक सॉक बना लिया हमने या एसिक बनाया है, तो हम उसको बार बार जो है वो कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे लिए क्या हो गया, जेनरिक हो गया। मीन्स इसका एक अगर माइक्रो कंट्रोलर है तो कंट्रोलर का क्या प्रोसेस है कि टू कंट्रोल समथिंग समवन, ठीक है। तो अब वो क्या हो गया, जेनरिक हो गया। हम उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, उसको मैं एनहांसमेंट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको बार बार रीयूज़ भी कर सकते हैं। अ जेनरिक स्टेटमेंट व्हेन एम्प्लॉयड मस्ट बी डिक्लेयर एन एंटिटी। जब हम जेनरिक की बात कर रहे हैं तो हम उसको कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, इन एंटिटी पार्ट, ठीक है। इट मस्ट बी डिक्लेयर इन द एंटिटी, मीन्स के ये जेनरिक स्टेटमेंट एंटिटी के अलावा कहीं पे भी जो है वो हम उसको डिक्लेयर नहीं करते, हम उसको एंटिटी में करते हैं। यही हमारा जो है वो रूल है टू राइट a visual code in
of FPGA. The specified parameter will then be truly global, that is visible to the whole design including the entity itself. अब वो क्या एंटिटी में हमने इसको जब इसको डिक्लेयर किया, दैट मीन्स कि वो क्या हो गई, ग्लोबल हो गई. अभी हमारे पास लोकल नहीं होगी, ग्लोबल होगी, बिकॉज जो भी आर्किटेक्चर्स बनाएंगे तो वो उसी वैल्यू को क्या कर रही होगी, फॉलो कर रही होगी. ठीक है. इट्स सेंटेक्स इज शोन बिलो. इसका जो सेंटेक्स है वो क्या है, पहले हम जेनरिक लिखेंगे. कांस्टेंट का तो क्या था कि हम कांस्टेंट लिख रहे थे, उसके बाद हम जस्ट टाइप और नेम लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रैकेट में देना पड़ेगा. जेनरिक का नेम क्या है, फिर उसकी टाइप क्या है, एंड देन आफ्टर दैट उसकी फाइनली वैल्यू असाइन करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल द जेनरिक स्टेटमेंट below specifies parameter called n of type integer whose default value is 8. Therefore, whenever n is found in the entity itself or an architecture, that for its value will be assumed to be 8. अब हमने उसकी 8 वैल्यू दे दी, तो अब वो अगर हम कोई भी आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे तो हम उसको कंसीडर करेंगे किसके, 8 के. अब यहाँ पे एंटिटी माई एंटिटी इज़ जेनरिक वैल्यू. हमने अब उसको पोर्ट नहीं, पोर्ट में हम पोर्ट जो हमारी हमने इनपुट और आउटपुट दिए वो उसी में ही पोर्ट आएगी आपकी, मोड, टाइप एंड वैल्यू. लेकिन जेनरिक को फिर अलग से आपको करना पड़ेगा. उसका सिंटैक्स क्या है, उसका सिंटैक्स ये वाला है. ठीक है, सॉरी, दिस इज़ द सिंटैक्स. अब इसमें क्या होगा, पहले आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जेनरिक, उसके बाद ब्रैकेट. ब्रैकेट में आपको क्या देना पड़ेगा, उसका पैरामीटर नेम, मीन्स कि उसको कोई ना कोई वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा, ABCD जो भी है. अब हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n से हम उसको असाइन कर रहे हैं, देन कॉलन, देन पैरामीटर टाइप. उसकी टाइप क्या है, यहाँ पे हम इंटीजर दे रहे हैं. टाइप कोई भी हो सकती है, स्टैंडर्ड लॉजिक भी हो सकती है, आपकी बिट वेक्टर भी हो सकता है, एंड सो ऑन. ठीक है, उसके बाद पैरामीटर वैल्यू. अब हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या असाइन की, 8. कांस्टेंट या जेनरिक से क्या मरा दे कि जिसको हम बार बार चेंज नहीं करेंगे, आपका एक स्टैटिक डेटा हो गया. ठीक है, तो वो पूरा ही ग्लोबल हो गया. एंटिटी में हमने दे दिया ग्लोबल हो गया फॉर एवरी आर्किटेक्चर. हम उसको ऐसा नहीं है कि एक आर्किटेक्चर में तो 8 फॉलो करेंगे, दूसरे में हम उसको वेरी करवा के और 7 कर देंगे. नहीं, हमने उसको ग्लोबल वैल्यू दे दी. दैट मीन डजंट चेंज जो है कहाँ पे भी कोई भी आर्किटेक्चर, 8-10 मेनी आर्किटेक्चर्स यू आर यूजिंग, बट द ग्लोबल वैल्यू डज नॉट चेंज. एंड ऑल्सो स्टैटिक वैल्यू मीन्स कि इसका जो डेटा है वो बार बार चेंज ही होगा. वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं दूसरे कोड में, हम उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जेनरिक और कांस्टेंट को हम अपडेट नहीं करेंगे. इट्स ग्लोबल फॉर ऑल द प्रोग्राम. ठीक है, देन एंटिटी आर्किटेक्चर. ठीक है, more than one generic parameter can be specified in an entity. For example, generic and integer 8 vector मोर देन जेनरिक पैरामीटर. अब हमारे पास जो है वो हम डिफरेंट जो है वो इसकी वैल्यूज़ दे रहे हैं. हमने उसकी जो क्या कहते हैं, कैन बी एंटिटी. फॉर एग्जांपल, हमने एक पैरामीटर नहीं दिया, हम 2 पैरामीटर दे रहे हैं. एक आपका है इंटीजर और दूसरा हम उसको क्या कर रहे हैं, इंटीजर इज इक्वल्स टू 8, और दूसरा हम क्या कह रहे थे, वेक्टर हम असाइन कर रहे हैं. और वेक्टर क्या है आपका, बिट वेक्टर है, और इसकी वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे आपकी इंटीजर की वैल्यू 8 है, और इट्स अगर वेक्टर में होगा तो इसको हम करें. अब एक ही प्रोग्राम में हम इसको 2-3 वैल्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ क्या होंगी, आपकी कांस्टेंट होगी, जिसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते. That signal serves to pass values in and out the circuit as well as between its internal. अब सिग्नल जो है वो सिर्फ इन एंड आउट मीन्स कि एक इनपुट से आउटपुट तक वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, पास कर रही है, एज वेल एज बिटवीन इट्स इंटरनल यूनिट. ठीक है, फिर अब वो कोई भी इंटरनल पार्ट हो सकता है आपके सर्किट का. अदर वर्ड्स, सिग्नल रिप्रेजेंट सर्किट इंटरकनेक्ट्स वायर्स. सिग्नल को हम पिछले लेक्चर में भी करके आए, तो उसको हम बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल पोर्ट्स ऑफ एन एंटीरियर सिग्नल बाय डिफ़ॉल्ट इट्स एंटीरियर फॉलोइंग. कह रहे हैं कि जो हम इनपुट और आउटपुट दे रहे हैं वो भी एक सिग्नल टाइप है, लेकिन वो इनपुट एंड आउटपुट में शुमार होता है. अगर हमें पे इंटरनल सिग्नल है कोई भी, तो हम उसको फिर जो है वो उसको अलग से डिक्लेयर करते हैं ना आर्किटेक्चर. ठीक है, इट इज़ अ ग्लोबल फॉर ऑल द आर्किटेक्चर. तो ओके, हमने सिग्नल है, हम सिग्नल लिखेंगे. इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि हम सिग्नल लिखेंगे, फिर उसका नाम क्या है, जैसे हम वहाँ पे दे रहे थे sig1 का नाम दिया, फिर उसकी टाइप,
फिर रेंज टाइप बिट है, सिंगल बिट है या बुलियन है या फिर उसकी कोई रेंज है, एंड देन उसकी हम अगर रेंज है तो फिर हम उसकी वैल्यू असाइन करेंगे कोई भी इनिशियल बाइनरी। जैसे वेक्टर है तो फिर तो हमें उसकी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वेक्टर नहीं है, एक बिट है तो 0 होगी या फिर 1 होगी, ठीक है। देन एग्जाम्पल सिग्नल, अब यहाँ पे जो नेम दे रहे हैं वो कंट्रोल नेम दे रहे हैं, और जो टाइप है वो क्या है, बिट है, और या तो 0 होगी या देन काउंट इंटीजर रेंज बिटवीन 0 to 100, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट क्या है, सिग्नल का नाम है, फिर उसकी जो टाइप है इंटीजर है, और वो काउंट क्या कर रहा है, 0 to 100 कर रहा है। देन वाई एक सिग्नल है, फिर स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर उसकी टाइप है, एंड देन हम उसको वेक्टर की टाइप के जो पैरामीटर्स दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, 7 down to 0, ठीक है। The declaration of a signal can be made in the same place as declaration of constant described above previous। जैसे हम कांस्टेंट कोई डिक्लेरेशन कह रहे थे, उसी तरीके से हम सिग्नल को भी क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ये ग्लोबल होती है वैल्यूज, लोकल नहीं होती। वेरिएबल इज़ अ लोकल वैल्यू बट सिग्नल इज़ अ ग्लोबल। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ सिग्नल व्हेन यूज इनसाइड अ सेक्शन ऑफ सिक्वेंशियल। अगर हम उसको किसी प्रोसेस में यूज़ कर रहे थे, दैट इज अपडेट इज़ नॉट इमीडिएट। उसको हम जैसे हम वेरिएबल कर रहे थे प्रोसेस स्टेटमेंट में, तो हमें उसको बार बार अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन सिग्नल को जो है वो इंटरनली चेंज होता है, इसलिए हम उसको बार बार जो है वो इमीडिएटली हम उसको अपडेट नहीं करते। ये इसकी एक खास बात है। इन अदर वर्ड्स, इट्स न्यू वैल्यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्रोसेस फंक्शन और डिक्लेयर, ठीक है। रिकॉल दैट द असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर अ सिग्नल इज़ 35। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम यूज़ कर रहे थे, जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट में, वही असाइनमेंट ऑपरेटर यूज फॉर सिग्नल डिक्लेरेशन, ठीक है। वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल कंट्री टू कांस्टेंट सिग्नल, वेरिएबल रिप्रेजेंट लोकल इन्फॉर्मेशन होती है, और इसको हम एंटिटी आर्किटेक्चर में यूज़ नहीं करते। हम इसको कहाँ पे करते हैं, प्रोसेस में। इसको हमें अगर अपडेट करना पड़ेगा तो इसको हमें जो है वो इमीडिएटली उसका दूसरी नेक्स्ट लाइन में जो है वो कोड क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। इट्स अपडेट इमीडिएट सो द न्यू वैल्यू कैन बी परमानेंटली यूज इन द नेक्स्ट लाइन ऑफ अ कोड। अब इसका जो है सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स उसी तरीके से, पहले हम वेरिएबल लिखेंगे, देन इसका नाम, इसकी टाइप, एंड देन गेट वैल्यू ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल वेरिएबल नेम क्या है, कंट्रोल, और टाइप क्या है, बिट, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0 इनिशियल वैल्यू। फिर देन काउंट इंटीजर रेंज जो प्रीवियस हमने दी थी वही है। सिंस अ वेरिएबल कैन ओनली बी यूज इन अ सिक्वेंशियल कोड, हम उसको सिक्वेंशियल या प्रोसेस स्टेटमेंट में ही हम उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन को ओनली डन इन द डिक्लेरेटिव पार्ट ऑफ प्रोसेस फंक्शन और प्रोसीजर। इसको हम सिर्फ जो है वो प्रोसेस में ही सीक्वेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू जो है हम इसको डिक्लेयर करते हैं। रिकॉल दैट द असाइनमेंट ऑफ फॉर वेरिएबल इज दिस, ठीक है। सिग्नल का जो असाइनमेंट होती है वो ऑपरेटर असाइन ऑपरेटर होता है, जो वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो होता है कॉलन एंड देन इक्वल्स टू, ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों में ही फ़र्क है आपको। देन सिग्नल वर्सेस वेरिएबल, ये कॉलम आपका सिग्नल का है, ये कॉलम आपका वेरिएबल है। असाइनमेंट हम इस जो है वो ऑपरेटर से करते हैं, वेरिएबल को असाइन इस ऑपरेटर से करते हैं। आपकी जो असाइनमेंट होती है वो इंटरनल वाइज जो होती है, सिग्नल जो होता है वो इंटरनल वाइज को शो कर रहा होता है। वेरिएबल जो है वो आपकी लोकल इन्फॉर्मेशन, मीन्स कि आपको कहीं पे भी उसको कॉल करोगे तो वो कहीं पे नहीं, मीन्स कि अगर प्रोसेस स्टेटमेंट में आपने उसको इनिशियलाइज डिक्लेयर किया है तो वहीं पे भी आप उसको यूज़ करोगे, उसके बाहर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे इट ऑलवेज कन्वेज द लोकल इन्फॉर्मेशन नॉट अ ग्लोबल इन्फॉर्मेशन। वे सिग्नल जो है वो क्या होता है, ग्लोबल होता है। स्कोप कैन बी अ ग्लोबल, ठीक है, पूरे कोड में ही आता है, और इट इज़ ओनली अ लोकल इन्फॉर्मेशन वेरिएबल एंड इट कैन बी डिक्लेयर इन अ प्रोसेस और फंक्शन और प्रोसीजर स्टेटमेंट विजिबल फॉर दिस स्टेटमेंट। देन वी हैव अपडेट इज़ नॉट इमीडिएट सिक्वेंशियल में अपडेट लाजमी नहीं है, बार बार हम उसको इनिशियलाइज करेंगे लेकिन बार बार अपडेट नहीं करेंगे। लेकिन वेरिएबल को अगर अपडेट करना पड़ेगा तो नेक्स्ट लाइन में हमें उसका कोड लिखना पड़ेगा। सिग्नल जो है वो उसका यूज़ कहाँ पे होता है, एंटिटी में भी हो सकता है,
पैकेज में भी हो सकता है और आर्किटेक्चर में भी हो सकता है सिग्नल। लेकिन अगर हम बात करें वेरिएबल तो वो सिर्फ प्रोसेस स्टेटमेंट या सीक्वेंस या कोड में ही हम उसको लिखते हैं, इसके अलावा और कोई जगह नहीं होती वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बनाते हैं, तो अब इसमें सिग्नल वेरिएबल हम किस तरीके से असाइन करेंगे वो देखेंगे। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज शोन इन फिगर। जो नेक्स्ट फिगर है इसमें हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मीन कि वो यूनिट, वो मॉड्यूल जो कि सिस्टम जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों ही आपकी क्या करे, ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। अर्थमेटिक एंड लॉजिक, अर्थमेटिक जिसमें एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, और लॉजिक में आपका क्या हो गया, लॉजिक मीन्स एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड, नॉर, एक्सऑर, एक्स नॉर गेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लॉजिक बनाया है, 2 यूनिट बनाए हैं, एक हो गया आपका अर्थमेटिक एंड नेक्स्ट इज लॉजिक यूनिट। और इसको मक्स क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मीन्स कि अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर हमारे पास सेलेक्ट है और 2 हम ले रहे हैं, तो एक 0 है, तो 0 में आपका क्या होगा, अर्थमेटिक आपकी परफॉर्म होगी ऑपरेशन। अगर सेलेक्ट जो है या आउटपुट की तरफ जाएगा, y इक्वल्स टू अर्थमेटिक होगा। अगर सेलेक्ट 1 है मीन्स कि y इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉजिक स्टेटमेंट। ठीक है, मक्स ये कर अर्थमेटिक लॉजिक। फिर अब अर्थमेटिक मीन्स कि आपकी सिर्फ एक अर्थमेटिक तो नहीं होगी, उसमें आप अर्थमेटिक तो बहुत सारी उसमें इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगी। लॉजिक में भी आपके बहुत सारे गेट्स यूज़ होंगे, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ हम A B एक वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ले रहे हैं। उसी तरीके से फिर यहाँ पे C एंड देन सेलेक्ट किस तरीके से होता है। फिर यहाँ पे क्या है आपका सेलेक्ट इनपुट। अब ये सेलेक्ट जो है वो आपका अर्थमेटिक लॉजिक के लिए भी यूज़ होगा और इन दोनों के लिए भी यूज़ होगा। किस तरीके से, अब सेलेक्ट हम ले रहे हैं लेट्स से 3 डाउन टू 0, मीन्स कि इसकी जो टोटल कितनी होंगी, 4 बिट वर्ड है, मीन्स कि 15 टोटल कम्बिनेशंस होंगी। ठीक है, फिर इससे भी ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा ऑपरेशंस होंगी, जितनी आपकी क्या कहते हैं बिट्स ज़्यादा होंगी मेमोरी में, उतनी आपकी क्या होगी, आपका सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगा। बहुत सारी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो है, एडवांस या चीज़ें जो है वो उसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से लॉजिक में भी हमने 3 डाउन टू 0 लिया, लेकिन इससे ज़्यादा लेंगे तो लॉजिकल स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल या बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो है वो आप उसमें कर सकते हैं। अब ये हम जो है वो 3 डाउन टू 0 मीन्स के 4 बिट पे हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप करना चाहो आप इसको 8 बिट करो, आप इसको और ज़्यादा वाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट कम्बिनेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, उसके ऑपरेशन एंड देन फंक्शन एंड देन यूनिट। ठीक है, तो हमने यूनिट तो 2 दिए, एक अर्थमेटिक यूनिट है, दूसरा लॉजिकल यूनिट है। अर्थमेटिक में क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू a, मीन्स कि ट्रांसफ़र a, मीन्स कि a कहाँ पे जा रहा है आपका y आउटपुट की तरफ, फिर इंक्रीमेंट हो रही है +1 की, डिक्रीमेंट हो रही है -1 की। फिर आपका दूसरा है आउटपुट b y की तरफ जाएगा, फिर b में इंक्रीमेंट है, b में डिक्रीमेंट है, फिर a और b जो है वो दोनों ही आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। फिर इसमें कैरी इन भी जो है वो ऐड हो रही है। टोटल कम्बिनेशन हमने की है। फिर लॉजिक में क्या है, लॉजिक में फर्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, देन a एंड b, a और b, a एंड b, a नॉर b, x और b एंड a x नॉर b, ये टोटल कम्बिनेशन हैं। ठीक है, एंड देन ओके, यहाँ पे LU arithmetic logic unit shown in figure. As the name says, it is a circuit capable of executing both kinds of operations, arithmetic as well as logical operation. Its operation is described in the truth table of figure. The output arithmetic logic is selected by MSB of SEL, while the specific operation is selected by the SL's other 3 bits. ठीक है, अर्थमेटिक और लॉजिक को जो है वो हम सेलेक्ट के थ्रू ही सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर अर्थमेटिक और लॉजिकल में भी आपकी क्या है, डिफरेंट जो है वो स्टेटमेंट्स हैं, तो वो भी आपकी सेलेक्टिविटी के थ्रू ही परफॉर्म हो रही है। This solution presented below, besides using only concurrent code, also use the same data type to perform both arithmetic and logic. हम जो वैल्यूज़ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड लॉजिक वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो है वो हम
पैकेज एक 1164 तो यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम अनसाइंड का भी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज़ हो रही है। तो वो उसके लिए आपको अनसाइंड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया था कि मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे थे, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर हमें अलग से IEEE 1164 के अलावा अनसाइंड पैकेज जो है उसको भी हम कर रहे थे। उसमें डिक्लेयर 2 signals arithmetic and logic are used to hold the results from the arithmetic and logic units value being the value possessed। ठीक है, अब हम बाय मल्टीप्लेक्स है, अब जो है वो हम इसको कोड को स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ अ कोड? कोड में हमने जो है वो 1164 हमारी तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। उसके बाद हमने एक और लाइब्रेरी फॉर यूजिंग व्हाट आपकी अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इसके लिए हम अनसाइंड वाला पैकेज जो है वो भी हम उसमें देंगे। फिर एंटिटी ALU इस, ठीक है, हमने एंटिटी को नाम जो दिया है वो क्या दिया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आप दे सकते हैं, ALU भी दे सकते हैं। फिर उसमें इनपुट कितने हैं, AB जो कि इनपुट है, और हमने कितना रखा है 7 डाउन टू 0। अब इसमें आप वेक्टर की हमने 8 बिट का जो है वो एक इनपुट और रखा है, लेकिन आप उसको कम भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यूज़र। ठीक है, हमने 8 बिट लिया, मीन्स कि हमारे पास जो प्रोसेसर है जो कि लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को प्रोसेस कर रहा है, उसकी जो बिट साइज़ ली है वो 8 बिट ली है। आप इसको 4 बिट भी कर सकते हैं। ठीक है, देन सेलेक्ट इनपुट इज़ यूज फॉर मक्स, और जिसको हम कह रहे हैं 3 डाउन टू 0 मीन्स 4 बिट का वर्ड है। फिर सी इन या तो 0 होगी या 1 होगी, उसको हम वेक्टर में नहीं लेंगे। वाई जो है वो ऑब्वियसली आपका इनपुट 8 बिट का, तो आउटपुट भी हमने कितने बिट का लिया है, 8 बिट का लिया है। ठीक है, उसके बाद आर्किटेक्चर हमने इसका नाम दिया है डेटा फ्लो, आप इसको बिहेवियरल भी दे सकते हैं। फिर सिग्नल असाइन करेंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल सिग्नल। ठीक है, अब इनपुट तो हो गए हमारे पास, ये आपके AB सेलेक्ट और CN, ये हमारे पास हमने एंटिटी में डिक्लेयर कर दिया। वाई हमारे पास क्या है, आउटपुट जो हमने उसको भी हमने पोर्ट टाइप मोड और इसमें एंटिटी में ही डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अर्थमेटिक और सिग्नल लॉजिक क्या है, ये इंटरनल सिग्नल है, इसलिए हमने उसको एज अ सिग्नल जो है वो क्या किया है, डिक्लेयर किया है। अब अगर हम कांस्टेंट करते हैं तो दैट मीन्स की वैल्यू तो आपकी ग्लोबल हो जाती है, वो तो चेंज ही नहीं कर सकते आप, तो इसको आप एज अ वेरिएबल या सिग्नल ही असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इंटरनल आपकी वाई यूज़ हो रही है, इसलिए हम इसको सिग्नल यूज़ कर रहे हैं। फिर सिग्नल आपके पास 2 हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, दोनों ही हमने स्टैंडर्ड लॉजिक रखे हैं, और वो भी आपके कितने, इसका साइज़ क्या है 7 डाउन टू 0, बिकॉज इनपुट और आउटपुट 8 बिट का है, तो आपको जो सिग्नल है वो भी आपका सिग्नल कंडीशन भी आपकी 8 बिट ही होगी, कम ज़्यादा नहीं करेंगे, आप उतनी ही करेंगे जितना आपके इनपुट और आउटपुट है, बिकॉज सिग्नल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ योर इनपुट, बट दिस इनपुट इज इंटरनल टू योर सर्किट। ठीक है, उसके बाद बिगिन पहले हम अर्थमेटिक यूनिट का जो है वो क्या कहते हैं प्रोसेस लिखेंगे। उसके बाद लॉजिक यूनिट के लिए, अर्थमेटिक यूनिट के लिए क्या हम लिखेंगे, विथ स्टेटमेंट विथ सेलेक्ट SEL, जो कि हमने मक्स का इनपुट दिया जो कि 3 डाउन टू 0 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 डाउन टू 0 हमारे पास 4 बिट का है, लेकिन यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं 2 डाउन टू 0, यहाँ पे हम 3 डाउन टू 0 भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ जो है वो 3 डाउन टू 0 मीन्स कि आपका 3 बिट्स मीन्स कि टोटल जो कम्बिनेशंस हैं वो आपकी कितनी होंगी, टोटल 0 to 7 कम्बिनेशन है। अगर आपको 0 to 15 चाहिए तो फिर उसमें आप 3 डाउन टू 0 यूज़ करें, अगर उससे भी ज़्यादा होगा तो फिर आपको फिर सेलेक्ट जो है वो चेंज करना पड़ेगा उसमें, अगर आपको बहुत सारे जो हैं वो स्टेटमेंट्स देनी है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ 7 को ही कर रहे हैं, 0 to 7 मीन्स के टोटल 8 कम्बिनेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिया। ठीक है, तो सेलेक्ट कॉमा 2 डाउन टू 0, देन इट विल सेलेक्ट व्हाट अर्थमेटिक इज असाइन टू A, मीन्स के जो आपका अर्थमेटिक होगा उसका आउटपुट क्या होगा, A होगा, व्हेन सेलेक्ट जो है वो क्या 0 0, इट इज इक्वल्स टू A प्लस 1 व्हेन 0 0 1, A minus 1 when 0 1 0, B when this and B plus 1, after that ठीक है, B minus 1 1 1 1 1 0, लास्ट कम्बिनेशन क्या होगी 1 1 1, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन अदर्स। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंट कम्बिनेशन लिखे। देन लॉजिक यूनिट सेलेक्ट 2 डाउन टू 0, सेलेक्ट लॉजिक इज असाइन टू नॉट, मीन्स कि अगर आपके पास A है 0 0 0 तो क्या हो जाएगा 1 1 1 होगा। ठीक है, अगर B 1 1 है तो नॉट ऑफ B क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये है ए एंड बी, ए और बी, एन एंड बी, एन और बी, एक्स और बी डिफरेंट है। एंड आखिर में क्या है, नॉट ए एक्स और बी मीन्स के एक्स नॉर जो है वो आपका गेट है, ठीक है। फिर मक्स आपका क्या है, विथ सेलेक्ट, यहाँ पे 3 है, इसको आप क्या कर दो 2। सेलेक्ट वाई इज असाइन टू अर्थमेटिक व्हेन 0, अगर 0 है आपका सेलेक्ट मक्स तो क्या होगा आपका, अब ये 2 डाउन टू 0, 3 डाउन टू 0 नहीं है, ये आपकी मीन्स के यहाँ पे वेक्टर नहीं है, आपकी सिर्फ एक बिट है तो आपको वो साइन करनी है। 2 मीन्स के आपकी सिर्फ 2 वैल्यूज़ होंगे, अदर 0 या फिर 1। 0 होगा तो आपका जो आउटपुट होगा वो अर्थमेटिक होगा, अगर 1 होगा तो लॉजिक होगा। तो यहाँ पे 1 नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, व्हेन अदर्स एंड दैट आर्किटेक्चर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी ही आर्किटेक्चर को जो है वो उसका आपको कोड राइट करना है थ्रू Xilinx सॉफ्टवेयर, ठीक है। सारे स्टेप्स को आपको करना है फॉलो, जो जो स्टेप्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं उस हिसाब से, ठीक है। किस तरीके से हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर VHDL मॉड्यूल, देन ऐड न्यू सोर्स, सारी चीज़ें करके उसके बाद जो प्रोग्राम आपको मैंने लिखवाया है उस प्रोग्राम को आपको करना है। और यहाँ पे जो नई चीज़ थी वो क्या थी आपकी, कि यहाँ पे जो है वो आपको अनसाइंड वैल्यू का एक पैकेज है, उसको आपको डिक्लेयर करना है। बाकी आपको सारी सेम चीज़ें लिखी हैं आपने, ठीक है। वही प्रोग्राम आपको रन करना है। रन करने के बाद आपको क्या करना है, उसका बिहेवियर चेक सिंटैक्स करना है, दैट सिमुलेट बिहेवियर मॉडल। मॉडल में जाके आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट, एंड देन इसमें आपको इनपुट फोर्स क्लॉक देनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इनपुट्स दे रहे हैं डिफरेंट, ये आपको मैं करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आगे आप लोगों को खुद से करना है तो परफॉर्म, और परफॉर्म करने के बाद जो है वो आप ऑब्वियसली मुझे आप दोगे क्या स्क्रीनशॉट के साथ कि आपका आइदर प्रोग्राम रन करा है या नहीं करा, और ऑब्वियसली किसने चीटिंग की है क्या किया है वो खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं प्रोग्राम करूँगी वो डिफरेंट होगा, आप करोगे तो उसकी डिफरेंट जो है वो अरेंजमेंट या कम्बिनेशन होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, बाकी आपको सारी जो है वो मुझे डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी, और आपको ये प्रोग्राम भी रन करके दिखाना पड़ेगा विदाउट एनी एरर्स, ठीक है। तो हमने कर दिया CN, एंड देन ठीक है, CN मीन्स के 4 इनपुट्स जो थे वो हमने डिक्लेयर कर दिए। अब हम सिमुलेशन में जाएंगे एंड देन प्रेस बटन रन। उसके बाद कर्सर को लेफ्ट मोस्ट पे मूव करना है, और जैसे जैसे आप राइट पे आओगे इसकी स्टेटमेंट चेंज होगी। अब यहाँ पे जो है वो क्या है, A is 1, B is 1 and select is 1 means के when select is 0 output is arithmetic, when select is 1 output is what, a logic, ठीक है। तो ये आपका Y है, ठीक है। तो अब arithmetic हमारे पास क्या है, when select is 0001, ठीक है। तो हम प्रोग्राम में जाएंगे, when select is what 0001, ठीक है। तो अर्थमेटिक के लिए 0001 ये वाली आपकी स्टेटमेंट है, 0001 सॉरी यहाँ पे नहीं है, अभी हाँ ये वाली मीन्स के A में +1 हो जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक इज़ A+1, ठीक है। इफ़ सेलेक्ट इज़ 001, तो A+1 मीन्स के A आपके पास ये है, इसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड होगा, तो ये 1 + 1 इज़ व्हाट, बाइनरी में 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो आपका क्या हो रहा है, अर्थमेटिक का 1 0 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लॉजिक अगर होगा, लॉजिक स्टेटमेंट, तो लॉजिक में क्या है 001 सॉरी अर्थमेटिक, और लॉजिक में क्या है 001 पे नॉट B मीन्स के B की जो भी कंटेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे B क्या है,
MSB सारी 0 है, जो LSB है वो हमारी क्या है 1। तो अगर हम इसको नोट करेंगे तो MSB सारी की सारी बिट्स क्या हो जाएंगी 1, और जो LSB 1 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। ठीक है, उसी तरीके से आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे तो इनपुट और आउटपुट की जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या है डिफरेंट है। उसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को इसको फोर्स क्लॉक प्रोवाइड करनी है, डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट की कम्बिनेशन जो है वो उसके स्क्रीनशॉट मुझे भेजने आपको, और उसका कंक्लूजन आपको लिखना है कि अगर ये स्क्रीनशॉट है हमारे पास तो इसमें यू क्यों आ रहा है, एक्स एक्स क्यों आ रहा है, लॉजिक आ रहा है, अर्थमेटिक नहीं आ रहा, और वाई पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, तो ये किसको शो कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, मुझे जो है वो सेंड करनी है। ठीक है, देन ठीक है, अब हमारे पास ये प्रोग्राम है, इसको आपको रन करना है। जो जो स्टेप मैंने आपको कहा है स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ पे आपको सिंथेसाइज करोगे आप प्रोसेस में, आप इसको यहाँ से प्रोसेस स्टेटमेंट में प्ले का बटन करोगे, प्रेस करोगे तो ये सारे ही प्रोसेस आपका हो जाएगा। तो एक एक जो है वो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम इसको अलग से भी कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओके, बस एक शिमेट्रिक डिज़ाइन हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसको मिनिमाइज जूम आउट के थ्रू भी जो है वो हम इसको देख सकते हैं। देन दिस इज टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट बफर्स दिखेंगे। देन चेक सिंटैक्स, इसलिए आपका सिंटैक्स सही होगा तभी आगे इम्प्लीमेंट हुआ है, सिंटैक्स भी सही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके और जो है वो ये है VHDL मॉड्यूल। ठीक है, तो ये रन करके आप मुझे दिखाना है। होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से किया है। अब जैसे जैसे प्रोग्राम आप ज़्यादा करोगे उतना ही जो है वो आपका दिमाग खुलेगा। अब आपको मैं दे रही हूँ एक अदद असाइनमेंट, इतना तो हम कर चुके हैं। अब आपको क्या करनी है, असाइनमेंट करनी है। असाइनमेंट में क्या करनी है कि यहाँ पे आपका है 2 डाउन टू 0। ठीक है, तो आपको इसको चेंज करना है 3 डाउन टू 0, और 3 डाउन टू 0 मीन्स कि आपके टोटल कम्बिनेशंस कितनी होंगी 15। यहाँ पे तो आपके 8 हो रही है, वहाँ पे आपके 16 होंगी। तो कोई भी आप इसमें अर्थमेटिक इनके अलावा जो है वो आप इसमें ऐड करो। और उसी तरीके से यहाँ पे जो सेलेक्ट है वो भी आप 3 डाउन टू 0 करो, और लॉजिकल स्टेटमेंट्स आप अपनी तरफ से कोई भी दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल असाइनमेंट करनी है, आपको इंडिविजुअली समझना है, तो कॉपी पेस्ट बराए मेहरबानी नहीं करना। और 1 वीक का जो है वो आपके पास टाइम है, उसी वीक में मुझे आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करके दिखानी है थ्रू LMS। मीन्स के आपकी जो क्लास होती है वो ट्यूसडे जो है, अब अगर मैं आज ट्यूसडे को ले रही हूँ तो आपको लास्ट डे ट्यूसडे होगी। अगर मैं फ्राइडे ले रही हूँ तो नेक्स्ट वीक फ्राइडे को आपको ये असाइनमेंट मुझे जो सबमिट करनी है। ठीक है, तो असाइनमेंट आपको सबमिट करनी है एनी हाउ, हर किसी को सबमिट करनी है थ्रू LMS। अब किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।